नमस्कार एंड भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए करते हैं यूपी बुलेटिन की शुरुआत। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी भक्तों में खुशी साफ तौर से दिख रही है। वहीं लगातार धन वर्षा राम मंदिर में हो रही है। रामलला के दर्शन करने आने वाले भक्त दिल खोलकर दान दे रहे हैं। राम भक्त जिस बड़ी संख्या में दान पेटी में दान कर रहे हैं, उसे गिनने के लिए चौथा लोग भी कम पड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, जहां एक दिन में न केवल दान पेटी में बार बार उसे बदला जा रहा है, बल्कि राम भक्त दान दे रहे हैं लगातार पेटियां भर भर कर। आपको बता दें कि इसके लिए कंप्यूटर भी कम पड़ रहे हैं और काफी लोगों को पेटी में दान गिनने के लिए लगाया गया है। राम मंदिर में धन वर्षा इस कदर हो रही है कि दिन में कई बार दान पेटियों को खाली किया जाता है और दान के पैसों को गिनने के लिए बैंक के 11 स्टाफ और 3 मंदिर के कर्मचारी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर के उद्घाटन को 12 दिन बीत चुके हैं। राम मंदिर में न केवल राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, बल्कि मंदिर के लिए दान भी अनवरत जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 25 लाख से अधिक राम भक्तों ने रामलला का दर्शन कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी से 1 फरवरी तक राम मंदिर में मौजूदा दान पेटियों में राम भक्तों की ओर से 8 करोड़ रुपए से अधिक दान आया है, जबकि करीब 3.50 करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे गए हैं। गोंडा पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बजट के फायदे जन जन तक पहुंचाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने पीडीए गठबंधन को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पीड़ित, दगेबाज, धोखेबाज और अपराधियों की पार्टी है। इतनी बड़ी घोषणा की गई है कि 1 करोड़ लोगों को भारतवर्ष में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और साथ साथ 17-18 हजार रुपए की उनको अतिरिक्त आमदनी भी। रूफ टॉप सोलराइजेशन की जो स्कीम लॉन्च की है, उसमें उनको सरकार उपलब्ध कराएगी, अनुदान देगी और जो लोग रूफ टॉप सोलराइजेशन कराएंगे उनको 300 यूनिट बिजली के साथ साथ जो अधिक बिजली का उत्पादन सोलर के माध्यम से होगा वो सरकार खरीद लेगी। यानी 1 साल में या 1 महीने में हजारों रुपया उनको लाभ भी होगा। किसानों की आमदनी दुगनी हो। आपने देखा है कि चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे यूरिया खाद हो, चाहे उनका फसल बीमा हो, चाहे दवा का छिड़काव हो, अब तो लखपति दीदी बनने जा रही है। 15,000 लोगों को पहले ट्रेनिंग दी गई, अब वो ट्रेनिंग बढ़ते बढ़ते पूरे देश में करोड़ों में हो गई। अब ड्रोन आएगा। गांव की महिलाओं को, लड़कियों को वो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग होगा और वो गवर्नमेंट उनको उपलब्ध कराएगी, उनका चयन करके, और उससे वो दवा का छिड़काव, उससे वो पक्षियों से अपने खेतों की सुरक्षा, उससे वो उस ड्रोन के माध्यम से खादों का छिड़काव, दवा का छिड़काव। यानी ड्रोन, अब ड्रोन दीदी जो जो करेंगी महिला, वो ड्रोन दीदी कहलाएंगी, या नमो दीदी, नमो ड्रोन दीदी। और नमो ड्रोन दीदी को लखपति दीदी बनाना है। वो इससे लाखों रुपया वो कमाएगी। महिला सशक्तिकरण हमने केवल आरक्षण देकर नहीं छोड़ा है, हमने उनको शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया है। और ये नारी शक्ति आज मजबूत इसलिए हो रही है कि 2 करोड़ 40 लाख घरों में आज महिलाओं के नाम पर अधिकांश जगह पर ये आवास दिए गए हैं। और जो सशक्तिकरण की बात और है कि ये 2 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी। उसके साथ साथ आज पूरे देश में चाहे डेयरी का उत्पादन हो, चाहे आज रोजगार सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास का
की योजनाएं रही हों या आज विभिन्न प्रकार से जो सहकारी समितियों का उन्नयन है उसका कार्य किया जा रहा हो। आज चौमुखी विकास के माध्यम से बुनियादी ढांचा को ठीक करने का जो संकल्प लिया गया है, आप ये देखें कि भारतवर्ष अपने पूरे जिसको कहते हैं कि पूरी जो सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास का जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके सबसे करीब पहुंचे हैं। जो कहा था वो किया। 35 से हटेगा, 370 हटेगी, 3 तलाक कानून बनेगा, CAA का कानून पे हम जोर देंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। तो जो कहा वो किया। बांटता कौन है? जो जातिवाद करता है। जातिवाद कौन कर रहा है? PDA। कौन कह रहा है? ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अनुसूचित जो करता है वही बांटने की राजनीति। तो गठबंधन की गांठें बड़ी ढीली हैं। गठबंधन तो अब है कहां? जो उनको बनाने वाले थे वो NDA को मजबूत कर रहे हैं। अब गठबंधन नाम की चीज की गांठें एक एक करके खुलती जाएंगी, ये भी देखते जाओ। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आसरा आवास योजना में दिव्यांग जन के लिए OBC का आरक्षण खत्म करने के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण में विधायक सुरेंद्र मैथानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। दूसरे चरण में संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन भेजा गया है। तीसरे चरण में जिलाधिकारी कार्यालय में खाट बिछाओ अधिकार दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अधिकारियों से बात कर आश्वस्त किया कि किसी दिव्यांग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और आसरा आवास योजना में सभी को आवास दिला जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाएगी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। दिव्यांग जनों की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के नाम आसरा आवास योजना में लॉटरी में निकाला गया था उनके नाम आवंटन लिस्ट से गायब हैं। हाँ, देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी अध्यक्ष हैं और पूरे हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ पर आए हैं जिनका आसरा आवास योजना में दिव्यांग व OBC कोटा बहाल करने के संबंध में है। जहाँ तक इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, जिसके आधार पर कानपुर के एलिम्को दिव्यांगों के टूल्स को बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी जर्मनी से जोड़ करके पहले राउंड में 648 करोड़ रुपए दिया और दूसरी बार में 765 करोड़ रुपए देकर दिव्यांगों की अद्भुत सेवा इस आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी जी ने और योगी जी ने करने का काम किया है। और इनका जो विषय है इसको मैं पूरी अपनी सकारात्मक टिप्पणी के साथ रखूँगा कि प्रत्येक दिव्यांग भाई के लिए हमारी सरकार की योजना है प्रत्येक को आवास मिले और आवासी नहीं, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रत्येक को मिले। प्रत्येक को, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, जो कहीं अगर वंचित रहेगा। मेरी जानकारी में कि बहुत सारे हम लोगों ने लगातार प्रयास करते हैं और उनको दिलाने का काम करते हैं। अगर इसमें से कुछ छूट गए, ऐसे लगभग अभी 16 लोगों की सूची है, ये 16 ही लोगों को आवास मिले। और इसके अलावा भी अगर कोई वंचित रह जा रहा है तो वो चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी वीरेंद्र जी से संपर्क कर ले, चाहे हम लोगों से संपर्क कर ले, उनको भी हम सब लोग आवास सब पूर्ण आवास मतलब 100% हमारे दिव्यांग भाई बहनों को आवास मिले। इसका मैं पूरा सकारात्मक और सफल प्रयास मुझे लगता है मुझे करने के बाद सफलता भी प्राप्त। सपा से सीटों के बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने प्रदेश की 46 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटरों की संशोधित सूची जारी कर दी है। इकलाक अहमद डेविड लखनऊ के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। अन्य को कोऑर्डिनेटर में मुरादाबाद सीट के लिए डॉक्टर यूसुफ कुरैशी, बरेली के लिए विपुल गुप्ता, लखीमपुर खीरी के लिए अनिल शुक्ला, सीतापुर के लिए आशुतोष मिश्रा, मिश्रिक सुरक्षित सीट के लिए मिराज वली खान, मोहनलालगंज सुरक्षित सीट के लिए अमरेश पांडे व अमेठी के लिए देवानंद मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सुल्तानपुर के लिए शुभम सिंह, कानपुर के लिए शैलेंद्र चतुर्वेदी, झांसी के लिए दिनेश सिंह पटेल, बाराबंकी सुरक्षित सीट के लिए प्रज्ञा सिंह, अयोध्या के लिए मनोज तिवारी, KKC, बहराइच सुरक्षित सीट के लिए चंद्रशेखर मिश्रा व गोंडा के लिए चौधरी अखिलेश को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसी तरह मिर्जापुर के लिए अब्दुल मबूद
महमूद खान, भदोई के लिए आनंद राय, वाराणसी के लिए चौधरी सतवीर सिंह, गोरखपुर के लिए कौशल त्रिपाठी, महाराजगंज के लिए राजीव पांडे, संत कबीर नगर के लिए हृदय पांडे और डुमरियागंज के लिए प्रभाकर द्विवेदी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैराना के लिए सोनू पठान, नगीना सुरक्षित सीट के लिए विनेश अवाना, अमरोहा के लिए अतीफ हसन, गाजियाबाद के लिए सुभाष गांधी और अलीगढ़ के लिए सुभाष शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। मालूम हो कि कांग्रेस ने पूर्व में कुल 80 सीटों पर कोऑर्डिनेटरों की सूची जारी की थी। 4 फरवरी 1974 को एलन फॉरेस्ट यानी कानपुर चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। तब से अब तक कानपुर चिड़ियाघर कानपुर की शान बनकर उभरा है। 3 100 iOS प्रमाण पत्र हासिल करने वाला पहला जू है। 50 साल पूरे होने पर कानपुर चिड़ियाघर में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित की गई। इस समारोह में फोटो गैलरी, केक कटिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन विभाग, वाइल्ड लाइफ विभाग और जू विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थापना दिवस के आयोजन में हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती समारोह में दर्शकों को भी विशेष छूट दी गई। साथ ही दूसरे राज्यों से आए नए जानवरों को भी बाड़ों में शिफ्ट कर दर्शकों के लिए खोला गया था। देखिए 1974 में इसका स्थापना हुई थी और आज 50 वर्ष हो गए। और किसी भी संस्था के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है 50 वर्ष पूरे होना। तो जब इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, तो ये उम्मीद करी गई थी कि ये लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि ये हमारा जो एलन फॉरेस्ट में बना है, ये जंगल में बना हुआ एकमात्र इस टाइप का जू है। और किसी भी चीज़ की स्थापना से महत्वपूर्ण होता है कि उसको आगे कैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज की तारीख में भी कानपुर के लिए एक सबसे बड़ा एक आकर्षण का केंद्र है। तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने किस चीज़ को 50 वर्षों तक लगातार मेंटेन करा है और ना केवल मेंटेन करा है बल्कि उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करी है। नए नए जानवर लगातार यहाँ पर आते रहे हैं। आज भी हम लोगों ने एक आपने देखा है कि बाइसन को रिलीज़ करा है। तो हम बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग 50 वर्ष में हैं इसके। कि कोई भी जानवर जब हम लोग शुरू करते हैं किसी भी जू को, तो इसका एक एनिमल प्लान बनता है कि हम कौन कौन से एनिमल्स लाएंगे और उसको फिर हम लोग को डिफरेंट जू से लाना पड़ता है, जहाँ से जंगल जहाँ पे हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो शुरुआत में निश्चित रूप से कुछ जानवर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन संख्या निरंतर बढ़ती रही। बाड़े हम लोग जब प्लान करते हैं तो शुरू से ही प्लान करते हैं कि कौन कौन से एनिमल रहेंगे, बट धीरे धीरे ही संख्या बढ़ती रहती है। बदायूं जज कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में सिविल जज ज्योत्सना राय का शव सुबह पंखे से लटका मिला। कमरे में रखी एक डायरी से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने तनाव में रहने और किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। वहीं बदायूं पहुंचे पिता अशोक कुमार राय ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली सदर में तहरीर सौंप दी है। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज ज्योत्सना राय मूल रूप से मऊ जिले की तहसील घोसी क्षेत्र के गांव तराई डीह की रहने वाली थी। 29 वर्षीय ज्योत्सना अविवाहित थी। 29 अप्रैल 2023 को उन्होंने बदायूं में कार्यभार ग्रहण किया था। 18 नवंबर 2023 से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर कार्यरत थी। सुबह करीब 9:30 बजे उनका अर्दलीय कोर्ट ले जाने के लिए जज कॉलोनी स्थित उनके सरकारी आवास पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, किंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने जज के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। इस पर अर्दली ने कोर्ट के अन्य कर्मचारियों और पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद सदर कोतवाल विजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे थे। देखिए, आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली 9:30-10 बजे के आसपास कि थाना कोतवाली क्षेत्र में जो जुडिशियल कंपाउंड है, वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाज़ा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुँची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं, उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जा कर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंग्ड बॉडी वहाँ दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में ले करके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जाँच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कानपुर देहात के दलपतपुर में गांव में 2 दिनों से लगातार अजगरों के निकलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव के ग्रामीणों से सहयोग से 6 फीट का अजगर पकड़ा है। अभी तक 2 अजगर को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया है। 2 दिनों से निकल रहे अजगर से दलपतपुर गांव में दहशत का माहौल है।
वन विभाग और पशु रक्षक की टीम लगातार एक्शन मोड में है। उनका कहना है कि अगर कोई और अजगर निकलता है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर उसको पकड़ा जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी और अजगर गांव में निकलने की संभावना है। परसों हम आए थे यहाँ पे जी, तो सांप बड़ा सा था और वो हमने काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन वो सांप फिर दोबारा से बिल में चला गया। कल अजगर सांप हमें यहाँ से पकड़ के ले गए थे, करीब 7 से 8 फीट का था। आज भी सूचना हमको जैसे ही प्राप्त हुई हम आए यहाँ पे और आज भी हमने एक सांप पकड़ा है। हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि और भी कई सारे सांप यहाँ हैं, लेकिन हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं लगातार। जैसे मिलते हैं हम तुरंत पकड़ करेंगे उनको। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानवापी मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शंकर जी निकलने हैं ये तय समझिए। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल पड़े हैं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाने का मतलब होगा कि आप उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, वो स्वतंत्र है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है का विमोचन कर रहे थे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था। इस मौके पर बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि हम लोग सनातन की तुलना दूसरे मजहबों से कर रहे हैं, जो कि कितनी उचित है और कितनी अनुचित। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि सनातन का मूल क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है और सनातन का गुण क्या है। मिठाई तो है मगर मिठास आने के गुण क्या है, सनातनी होने के 5 लक्षण क्या है। इस पुस्तक में इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है तो अहिंसा सनातन धर्म है। शास्त्री ने कहा कि ये किताब उन्होंने दक्षिण राज्य में बीते 6 महीने पहले 5 दिन में भगवान हनुमान से मिली प्रेरणा से लिखी है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल के मेडिकल बनाने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में तैनात सीएमओ मेडिकल बनाने के नाम पर व्यक्ति से खुले में 7,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ये नजारा बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास अस्पताल से सामने आया है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि बाबू बनारसी दास अस्पताल का सीएमओ मेडिकल बनाने के नाम पर 2,000 रुपए और 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। जैसे ही ये सूचना मीडिया को लगी तो वायरल वीडियो को देखकर मीडिया उन्होंने योजना बनाते हुए रिश्वत लेते सीएमओ का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के नाम पर नोएडा में स्थित अचल संपत्ति कुर्की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3.70 करोड़ रुपए आंकी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अतीक अहमद के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत ये कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि नोएडा स्थित उसका मकान प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित ये मकान अतीक अहमद के नाम पर दर्ज था, जिसका बाजार मूल्य 3.70 करोड़ रुपए है। अन्य संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कुर्की बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में पुलिस कार्रवाई के हिस्से के रूप में की गई है। उमेश पाल की पिछले साल 25 फरवरी को दिन दहाड़े बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के 2 बेटों गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और 9 अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को दरकिनार कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपी की हिरासत की अवधि एक बार तय कर दी जाती है तो उसे बढ़ाने का राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं होता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने अंसारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अंसारी यदि किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो उसे तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसे जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट ने 18 सितंबर 2023
को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा के तहत जारी आदेश के आधार पर हिरासत में लिया था। इस आदेश की पुष्टि राज्य सरकार ने 2 नवंबर 2023 को की थी, जबकि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक हिरासत आदेश की तिथि से 3 महीने के लिए हिरासत में लिया गया था। अंसारी की हिरासत 11 दिसंबर 2023 आदेश जारी कर आरंभिक हिरासत की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास अपने पूर्व के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश बगैर किसी कानूनी आधार का है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि अंसारी की हिरासत अवधि 3 महीने से परे करना अवैध था और इस प्रकार से हिरासत अवधि बढ़ाने का 11 दिसंबर 2023 का आदेश दरकिनार किया जाता है। खबर आगरा से है, जहां आगरा कमिश्नरेट अब मिशन शक्ति को मजबूत और सफल बनाने के लिए महिला शक्ति को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का सदस्य बनाएगी। वहीं आगरा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा पुलिस कमिश्नरेट को बहुत जल्द ही महिला एसओजी की टीम मिल जाएगी। इसे लेकर तैयारी और प्रशिक्षण लगातार जारी है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 245 महिला पुलिसकर्मी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनी है। 245 पुलिसकर्मियों में से 91 महिला पुलिसकर्मियों ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पास कर ली है। 91 पास आउट महिला पुलिसकर्मियों में से 30 महिला कर्मियों को वेपन्स और लाठी चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट में महिला एसओजी की टीम तैनात की जाएगी। कमिश्नरेट आगरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार महिला बीट पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक टोटल 245 फीमेल कांस्टेबल्स में से 91 फीमेल कांस्टेबल्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन महिलाओं में से फिटनेस और उम्र के आधार पर 30 महिलाओं को सेलेक्ट किया गया है, जिनको आगे लाठी एवं वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद कमिश्नरेट आगरा में पहली महिला एसओजी क्रिएट की जाएगी, जो कि अपराध पे नियंत्रण एवं अपराध के अनावरण के सतत प्रयास करेगी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बन पाता, ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये कन्नौज अशोकनगर स्थित के इंटर कॉलेज के बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि सपा के लोग अयोध्या में भगवान राम का और कन्नौज में अम्बेडकर का विरोध करते रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण लोग करने देते क्या अयोध्या में? ये इसलिए हो पाया है, डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार न केवल डबल स्पीड के साथ चलती है, बल्कि डबल इंजन की सरकार आपकी आस्था का सम्मान भी करती है और आपको सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी देती है। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है, और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे।